हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का बायोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर पहले 3 था, अब चैप्टर 2 हो गया है क्योंकि पहला चैप्टर कट गया है, आपको पता है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने ही तरह का एक नया जीव उत्पन्न करता है। ठीक, यहां तक आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो यहां पे देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पढ़ना है टॉपिक का नाम। फिर आपको पढ़ना है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। फिर पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर पढ़ना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फिर पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और लास्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक, ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एज यू आर अवेयर का मतलब है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ह्यूमंस कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं बताइए? रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? बोलो बेटा। रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, कौन कौन? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा कौन सा टाइप है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितने इन्वॉल्व होते हैं? वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें पेरेंट कितने होते हैं, कितने जनक भाग लेते हैं? एक जनक भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे लैंगिक जनन कहते हैं, इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट, वो भी अपोजिट, एक मेल होता है, दूसरा पेरेंट कौन होता है? फीमेल। ठीक, यहाँ पे दो पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमीट नहीं बनता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल में मेल गैमीट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आप लोग बताइए कि मेल में कौन सा गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ह्यूमन के फीमेल में कौन सा फीमेल गैमीट बनता है, उसका नाम क्या है? सोचो सोचो और बताओ। क्या मेल गैमीट का नाम स्पर्म है? क्या फीमेल गैमीट का नाम ओवम है? बोलो। मेल गैमीट का नाम क्या है? स्पर्म, और फीमेल गैमीट का नाम क्या है? ओवम। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट नहीं बनता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीसरी बात क्या है? इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, या इसे हम प्रोगेनी भी कहते हैं, प्रोगेनी मतलब नया संतान, या इसे हम ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक, न्यू इंडिविजुअल भी कहते हैं। ये अपने पेरेंट्स के समान होता है, अपने पेरेंट्स के एकदम क्या होता है? सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, प्लस कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है। और ये एकदम सिमिलर और आइडेंटिकल होता है, मतलब एकदम कॉपी होता है। तो इसी के लिए टर्म यूज किया गया है क्लोन। क्लोन का मतलब है एकदम कॉपी, मतलब डिक्टॉक कॉपी, हूबहू प्रति। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट एक होगा और एक पेरेंट का जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, वही उसमें जाएगा। ठीक, और इसका जैसा डीएनए होगा वैसे ही प्रोगेनी में डीएनए बनेगा, इसीलिए ये कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? यहाँ पे दो पेरेंट है, मेल और फीमेल। तो मेल का डीएनए फीमेल का डीएनए दोनों मिक्स होकर के पहुंचता है किसमें? चाइल्ड में, यानी ऑफस्प्रिंग में।
तो जब दो पेरेंट का डीएनए आपस में मिक्स होकर पहुंचेगा तो यहाँ वेरिएशन ज्यादा आता है, यानी इसमें जो प्रोगेनी है वो सिमिलर तो होता है। सिमिलर का मतलब ह्यूमन का जो चाइल्ड है ह्यूमन ही होगा, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, एकदम माता पिता की तरह नहीं होता, कुछ उसमें अंतर आ जाते हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली, यानी इसमें कितने गैमीट, कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो, मेल और फीमेल, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं एंड बीबी पेरस। यहां बीबी पेरस का मतलब क्या है, ह्यूमन में लिखा है ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है प्लस बीबी पेरस है। बीबी पेरस का मतलब ये क्या करता है, बॉडी से बाहर ये डायरेक्ट बेबी को जन्म देता है, यानी इसमें एग का फॉर्मेशन नहीं होता बाहर की तरफ। कुछ एनिमल हैं जो बॉडी से बाहर अंडे देते हैं ना, एग प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर फिर संतान उत्पन्न होता है, उसके अंदर प्रोगेनी बनता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ये न्यू वंश को प्रोड्यूस करते हैं। आगे लिखा है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड। ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट चलते हैं, जनन घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, पहला नंबर है। कौन सी घटना है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के बनने को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक तो मेल में मेल गैमीट बनेगा यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, और दूसरा फीमेल की बॉडी में बनेगा ओवम यानी ओवम का फॉर्मेशन, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। लिखा है दैट इज, यानी कौन सा गैमीट बन रहा है, स्पर्म इन मेल, मेल में क्या बनेगा, स्पर्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम बनता है कहां, फीमेल में, इसे हम क्या कहते हैं, वो जिनेसिस। क्या यहां तक आपको क्लियर हो गया है। फिर बात करते हैं दूसरा जो है इवेंट, उसका नाम है इंसेमिनेशन। अब बताओ, जब मेल में मेल गैमीट बन गया, मेल पेरेंट है, ठीक, मेल पेरेंट है, और यहां फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट में मेल गैमीट बन गया, फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमीट बन गया, इसे ओवम कहते हैं, फीमेल गैमीट को इसे कहते हैं क्या, स्पर्म। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे, जब फ्यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पर्म और ओवम को आपस में एक साथ आना होगा, चाहे स्पर्म ओवम के पास पहुंचे चाहे ओवम स्पर्म के पास पहुंचे। तो क्या होता है, दूसरा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी मेल क्या करता है, अपनी बॉडी से स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है कहां, फीमेल की बॉडी में, और फीमेल की बॉडी में किस ट्रैक्ट में, जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट का मतलब है जनन मार्ग, जहां से स्पर्म एंटर करेगा बॉडी के अंदर, ठीक। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन, यानी द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्या यहां तक क्लियर है, बताओ, क्या यहां तक क्लियर है। ठीक, आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन कौन सा होता है, बोलो। ह्यूमन में पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन सा है, ह्यूमन में आपने देखा पहले सबसे गैमेटोजेनेसिस है, ठीक। गैमेटोजेनेसिस के बाद फिर क्या है, फिर इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सबसे पहले मेल में मेल गैमीट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमीट। उसके बाद मेल गैमीट मेल की बॉडी से फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद जब वो जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा, कौन, स्पर्म यानी मेल गैमीट, तो जेनिटल ट्रैक्ट से वो तैरता हुआ स्पर्म पहुंचेगा किसके पास, ओवम के पास, क्योंकि ओवम बॉडी के अंदर ही बनता है। अब ये ओवम से क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इसके फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी तीसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट था इंसेमिनेशन, पहला इवेंट था गैमेटोजेनेसिस। अभी तक 3 इवेंट हो गए, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है अब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज हो गया, फ्यूज होने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक।
अब इसके बाद कह रहा है जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बनेगा क्या, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनता है। मैंने आपको बताया है मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, नर और मादा जनक। मेल से क्या बनेगा, मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, मेल गैमीट यानी स्पर्म शुक्राणु, फीमेल गैमीट यानी ओवम अंडाणु। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने का प्रोसेस ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद यहां बन जाएगा क्या, जाइगोट। ठीक, जाइगोट बन गया। अब कह रहा है दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, अब इसी जाइगोट में होगा क्या, सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा बताओ, जाइगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन क्या है, ये सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे एक सेल से नई सेल बनती है। और सेल डिवीजन में कौन सा होगा, माइटासिस। मैंने बताया था सेल डिवीजन दो टाइप का, माइटासिस और मियासिस। जाइगोट में, जाइगोट सिंगल सेल है। ठीक, अब यहाँ पे माइटासिस हुआ। अब यहाँ से 2 सेल, 2 से 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, 32 सेल। इस तरीके से सेल का क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। सेल का ग्रुप बनेगा। ठीक, इस सेल के ग्रुप को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब लगभग 64 सेल की अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और सुनो, जब सेल 8 to 16 होता है इसे मारूला अवस्था कहते हैं, मारूला अवस्था। अब कह रहा है ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाएगा, अटैच हो जाएगा कहाँ, यूट्राइन वाल में, यूट्रस की वाल में, मां के शरीर के अंदर। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये ओवरी, इसमें ओवम बनेगा। ओवम इस तरीके से यहां पहुंचेगा, स्पर्म यहां से चलेगा और यहाँ पे दोनों फ्यूज कर जाएंगे। अब ये आगे की तरफ जाइगोट बढ़ेगा और इसी वाल पे, यूट्रस की अंदर की वाल जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस पे आके चिपक जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वाल से चिपकना, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। ब्लास्टोसिस्ट जो कि एम्ब्रियो है वो यूट्रस की इनर साइड पे चिपक जाता है, इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब कह रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चिपकने के बाद क्या होगा, इसका डेवलपमेंट शुरू होगा। अब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो धीरे धीरे फोइटस बनेगा। सबसे पहले एम्ब्रियो में हार्ट बनता है। ठीक, सबसे पहले एक चाइल्ड का हार्ट बनता है, फिर धीरे धीरे उसके शरीर के सारे ऑर्गन बन जाएंगे। एम्ब्रियो में 3 वाल होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे पहले एक्टोडर्म बनेगा, फिर एंडोडर्म बनेगा, फिर उसके बाद मेसोडर्म जो कि मध्य की लेयर, मिडल लेयर है। अब उसके बाद जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो इसी को हम कहते हैं गेस्टेशन, और उस टाइम को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, यानी इसे प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं, जो कि लगभग होता है 9 मंथ्स का, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है। गेस्टेशन, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को गेस्टेशन कहते हैं, और वो जो टाइम है 9 मंथ उसको कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड। ठीक, अब बताओ जब एम्ब्रियो फोइटस में कन्वर्ट हो गया, मतलब एम्ब्रियो एक तरीके से फोइटस में डेवलप हो चुका है, तब क्या होगा, तब डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी जो फोइटस बेबी में कन्वर्ट हो गया था, डेवलप हो चुका था, अब वो क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। तो यही प्रोसेस है पार्चुरेशन, यानी द डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी शरीर से बच्चे के जन्म की क्रिया ही क्या है, प्रसव है। पार्चुरेशन को प्रसव कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे लिखा है यू हैव लर्नेड दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपने पढ़ा होगा ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट चल रहा है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये कब होता है, ये होता है कब, प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। अब ये प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक एज है जिसमें मेल और फीमेल की बॉडी में हार्मोन चेंज से उनकी बॉडी में क्या होता है, चेंज आता है। ठीक, मेल और फीमेल की बॉडी में चेंज होते हैं। ये मेल में लगभग 15 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, फीमेल की बॉडी में 12 to 13 ईयर स्टार्ट होता है। इस प्यूबर्टी के टाइम इसे हम यौना आरंभ कहते हैं, यौनावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो जेनिटल एरिया है वहां पे हेयर वगैरह ग्रोथ करते हैं। ठीक, जो जेनिटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, डेवलप हो जाता है, और उसमें
स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब मेल में मेल गैमिट और फीमेल में फीमेल गैमिट बनना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी वो समय है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। कह रहा है देयर आर रिमार्केबल यानी कि रिमार्क करने वाला अंतर, यानी जिसको हम पहचान जाए स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है किसमें, रिप्रोडक्टिव इवेंट में, यानी मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों में हमको स्पष्ट अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक, जिसको हम रिमार्क कर सकते हैं कि मेल में ये डेवलप हो रहा है, फीमेल में ये। जैसे कि लिखा है, जैसे एग्जांपल दिया है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है लगातार, मेल की बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है। कब? इवन इन ओल्ड मैन, जब वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तब भी स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन होता है केसेस इन वुमेन, यानी वुमेन के केस में ओवम जो बनता है ये कब बनता है, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, यानी 50 ईयर की एज तक बनता है। 50 साल में ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है लेट अस एक्समाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आओ एक्समाइन करते हैं, परीक्षण करते हैं, पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में किस तरीके से है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अभी तक हमने क्या पढ़ा बताओ? बोलो, क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? मैंने आपको बताया सेक्सुअली, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला। इसका मतलब इसमें दो पेरेंट है, मेल और फीमेल। और कैसा है, वीवी पेरस, इसका मतलब ये डायरेक्टली क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है। ठीक, ये शरीर से बाहर एक न्यू बेबी को जन्म देता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट में पहला कौन सा है, गेमिटोजेनेसिस, यानी गैमिट का फॉर्मेशन। पहले मेल में मेल गैमिट स्पर्म बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमिट ओवम। दूसरा इंसेमिनेशन, यानी मेल अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करता है, रिलीज कर देता है, इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर है फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे और बन जाएगा क्या, जाइगोट। जाइगोट डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट जा करके अटैच होती है कहाँ, यूट्राइन वाल। अगर कोई आपसे पूछे कौन सी वाल, यूट्रस में 3 वाल होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो इनर वाल है, मायोमेट्रियम ये मध्य की है, मिडल लेयर है, पेरीमेट्रियम ये आउटर वाल है। कौन सी लेयर पर अटैच होता है, एंडोमेट्रियम पे, ठीक, अंदर की वाल पे। फिर आपने पढ़ा गेस्टेशन, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और ये जो पीरियड है इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, 9 मंथ होता है प्रेगनेंसी पीरियड। बाकी हमने देखा कि कुछ रिमार्क, और ये सारी जो प्रोसेस है प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होती है। ठीक, और इसमें कुछ जो चेंज होते हैं मेल और फीमेल में दोनों हम रिमार्क कर सकते हैं। जैसे कि मेल में स्पर्म बनता रहता है पूरी लाइफ, लेकिन फीमेल में 50 ईयर के बाद ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे लिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल की बात करेंगे, क्या क्या रहता है इसमें। लिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये कौन सा रीजन है, पेल्विस रीजन क्या है, बॉडी के अंदर पेल्विस रीजन कहाँ होता है, सबसे ऊपर की तरफ हेड रीजन होता है। ठीक, सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, हेड रीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, थोरैसिस रीजन, जहां लंग्स वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन, यानी एब्डोमिनल कैविटी वाला जहां स्टमक पाया जाता है। उसके नीचे वाला जो रीजन है कमर से नीचे वाला, उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन कहते हैं। और इसको वैसे देखा जाए तो ऊपर के 3 रीजन पेक्टोरियल रीजन भी कहलाते हैं और नीचे वाला जो है ये पेल्विस रीजन। तो कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है, पेल्विस रीजन में पाया जाता है, अर्थात ये एब्डोमिनल रीजन के ठीक नीचे वाले भाग में पाया जाता है। ठीक, कह रहा है इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। अब कह रहा है मेल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, 4 पढ़ना है। कौन सा, ए पेयर ऑफ, क्या क्या पढ़ना है, ए पेयर ऑफ
टेस्टिस पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है क्या, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ना है। ठीक, तीसरा क्या पढ़ना है, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ना है, एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात आपको पता चल गई? बताओ, क्या इतनी बात आपको पता चल गई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी चीजें पढ़नी है? टोटल 4। ए पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ना है, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ना है, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ना है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है। ठीक, इन चारों में से अगर हम बात करें, ए पेयर ऑफ टेस्टिस ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेन रिप्रोडक्टिव क्यों है? इसको मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में मेल गैमीट बनता है। जिसमें मेल गैमीट बनेगा वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल गैमीट का मतलब इसी टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये कौन से ऑर्गन है? ये हेल्पिंग है, ये हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, अलोंग विथ इसके साथ साथ क्या है, एक्सेसरी डक्ट है, ग्लैंड यानी एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये 4 भाग इसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां ए पेयर ऑफ टेस्टिस की। सबसे पहले यहां बात कर रहा है किसकी, हाँ, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। अब इसमें ए पेयर ऑफ टेस्टिस में पहली लाइन है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्कोर्टम। कह रहा है टेस्टिस होता कहाँ है, बॉडी के अंदर की बाहर? बॉडी के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टमक वगैरह रहता है, इस एब्डोमिनल कैविटी के ये बाहर की तरफ होता है, वो भी पेल्विस रीजन में, एक थैले में। इस थैले का नाम क्या है, स्कोर्टम। ठीक, लिखा है टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड, टेस्टिस बाहर की तरफ पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, विद इन ए पाउच, एक पाउच में, एक थैले में। थैले का नाम क्या है, स्कोर्टम। ठीक, स्कोर्टम में कितने टेस्टिस होते हैं, 2 की संख्या में। ए पेयर का मतलब 2। ठीक, अगर एक टेस्टिस की हम बात करेंगे तो TESTIS का स्पेलिंग लिखेंगे। अगर हम 2 की बात करेंगे तो TESTES लिखेंगे। यानी जब पेयर की बात होती है तो यहाँ पे टेस्टिस की स्पेलिंग में ई रहेगा और सिंगल की बात होगी तो आई रहेगी। आगे लिखा है द स्कोर्टम, ये शरीर के बाहर जो होता है स्कोर्टम थैला, जिसमें पाया जाता है क्या, टेस्टिस। 2 की संख्या में टेस्टिस होते हैं। कह रहा है स्कोर्टम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। स्कोर्टम टेम्परेचर को लो करके रखता है, किसके टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को। ऑफ द टेस्टिस, कितना कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, इससे कम। यानी ये नहीं कह रहा कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, इतना नहीं, बॉडी के टेम्परेचर से इतना कम होता है। अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल, तो इससे कम इतना, यानी कि या तो ये 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अगर 2 कम करें, या हो जाएगा 34.5 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पे क्या करता है, ये इसको रखता है। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं ये टेम्परेचर क्यों जरूरी है। ये जरूरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए
थोड़ा कम टेम्परेचर जरूरी है, इसीलिए स्पर्म का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे थोड़ा होता है। और स्कोर्टम हेल्प करता है, ये जो थैला है, ये वाला जो थैला आपको दिख रहा है स्कोर्टम, ये बॉडी के बाहर ये टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करता है, ठीक, कम रखता है ताकि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो, और स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ गया। आगे लिखा है इन एडल्ट, एडल्ट में ईच टेस्टिस, देखो यहाँ पे ईच की बात आई तो आई आ गया, ईच का मतलब है एक, और पेयर की बात करेंगे तो ई आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक टेस्टिस की बात करें अगर एडल्ट में तो ओवल इन शेप होता है, अंडाकार होता है ये। विथ लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, ये अंडाकार होता है। लेंथ इसकी कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर, और लिखा है विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, अब ये जो टेस्टिस बाहर होता है ये कवरिंग के अंदर होता है, यानी ये कई सारी घनी इसमें कवरिंग होती है जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है 2 की संख्या में, ठीक, 2 की संख्या में टेस्टिस पाए जाते हैं। कह रहा है ईच टेस्टिस, अब बात कर लेते हैं एक टेस्टिस की। मैंने आपको बताया ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस कहां होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वो भी किसमें एक पाउच में। इस पाउच का नाम क्या था स्कोर्टम, ठीक। स्कोर्टम में टेस्टिस होता है कितना, स्कोर्टम में टेस्टिस होता है कितना ए पेयर। स्कोर्टम इस टेस्टिस का टेम्परेचर क्या करता है कम रखता है, कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, क्यों, ताकि इसी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो, और स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। अब एक टेस्टिस की बात करेंगे, एक टेस्टिस में जो स्ट्रक्चर रहेगा वही स्ट्रक्चर दूसरे टेस्टिस में भी रहेगा। एक टेस्टिस को बाहर निकाला हमने, तो एक टेस्टिस की बात कर लेते हैं। लिखा है अब लिखा है कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। कह रहा है एक टेस्टिस में, एक टेस्टिस के अंदर मान लो अगर ये एक टेस्टिस है, ठीक, एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं 250। एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक। इस तरीके से कितना मैंने बनाया है 2, इसी तरीके से कितने होते हैं 250। एक टेस्टिस में 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं वृषण पालिकाएं। 250 वृषण पालिकाएं होती है एक इसके अंदर, यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 अंदर की तरफ 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड मतलब कुंडलित मुड़ी हुई 1 से 3 क्या होती है ट्यूब होती है। इस ट्यूब को कहते हैं क्या सेमनीफेरस ट्यूबेल। 1 से 3 होती है सेमनीफेरस ट्यूबेल, ठीक। एक टेस्टिस में कितने 1 से 3 हाईली क्वाइल, हाईली क्वाइल मतलब कुंडलित मतलब दबी हुई, बीच में से दबी हुई, ठीक। हाईली क्वाइल्ड क्या होता है 1 से 3 क्या होता है 1 से 3 इसमें सेमनीफेरस ट्यूबेल होता है। बताओ अब उसके बाद कह रहा है कि इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, इसी सेमनीफेरस ट्यूबेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है सेमनीफेरस ट्यूबेल में होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूबेल, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूबेल के अंदर की तरफ लिखा है इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, यानी 2 प्रकार की सेल होती है। अब ये कह रहा है
कि इसी के अंदर जो आपने देखा था एक, ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इसके अंदर की तरफ दो टाइप की सेल होती है। यानी ये जो आपने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूबल, इसको बाहर निकालेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें दो टाइप की सेल मिलेगी। एक को मैंने काटा से और दूसरा जीरो से, आपने खेला भी होगा जीरो काटा, ठीक, बचपन में। तो ये एक सेल को मैंने बोल दिया क्या, मेल जर्म सेल, और दूसरे का नाम रख दिया सर्टोली सेल। यानी एक सेमिनिफेरस ट्यूबल में दो टाइप की सेल होती है। मेल जर्म सेल का एक और नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या यहां तक क्लियर हो गया? एक सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर दो टाइप की सेल होती है अंदर की तरफ ना, एक होता है मेल जर्म सेल जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होती है सर्टोली सेल। इन दोनों में ये मेल जर्म सेल, यही मेल जर्म सेल क्या करती है बच्चों, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करवाती है। स्पर्म का फॉर्मेशन इसी सेल से होता है, मेल जर्म सेल से ही, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। और सर्टोली सेल इसको क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक। अब लिखा है, यहां तक क्लियर हो गया? आगे लिखा है द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मैंने बताया मेल जर्म सेल में ही मियोटिक डिवीजन होता है, यानी मियासिस होता है। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और लास्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। वाइल जबकि सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है किसको, इसी जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को, या जो बन रहा है स्पर्म उसको। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल कॉल्ड इंटेस्टाइनल स्पेस। अब कह रहा है इसके अंदर की बात तो हमने कर ली कि दो टाइप की सेल होती है ना, 1 से 3 ये था। बताओ एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट, 250, जिसका नाम था टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल। एक सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर दो टाइप की सेल, बाहर का जो स्पेस है इस स्पेस को क्या कहते हैं, क्या लिखा है, इंटरस्टाइटियल सेल। यानी इंटरस्टाइटियल स्पेस होता है, इसमें एक सेल होती है जिसको कहते हैं इंटरस्टाइटियल सेल, साथ ही साथ होता है ब्लड वेजल, ठीक। इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टाइटियल स्पेस, और इसके अंदर जो सेल होती है उसको कहते हैं इंटरस्टाइटियल सेल। साथ ही साथ क्या होता है, ब्लड वेजल। इंटरस्टाइटियल सेल का एक और नाम है लीडिंग सेल, इसको हम लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद लीडिंग सेल का काम क्या है, सिंथेसिस एंड सेक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। यही जो इंटेस्टाइनल सेल है जिसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, लीडिंग सेल का काम है हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। कौन सा हार्मोन्स, एंड्रोजन, और इसको हम टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहते हैं। यहां से एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन, मेल में, मेल का हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन, यही निकलता है, ठीक। अब कह रहा है इसके अलावा और भी कुछ सेल पाई जाती है, लिखा है अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। और भी सेल है जो पाई जाती है कहाँ, इसी स्पेस में, और उसका काम क्या है, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करना, यानी सुरक्षा करना, ठीक। मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद की जो कहानी है अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक। वहां पे हम देखेंगे, ये पार्ट नंबर 1 है। मैं पार्ट बाई पार्ट आपको एक एक करके पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।